टेंथ क्लास आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 20.4 देखेंगे जिसका नाम है सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। इस टॉपिक का मतलब है कि जो नेचुरल सोर्सेज है ना, जैसा कि दरिया हो गए, झीलें होंगी, तालाब हो गई, इनमें से जो आप पानी लेते हो उसके अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, सब्सटेंसेस। ठीक है, तो पहली लाइन है इंट्रोडक्शन की कि वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो नेचुरल सोर्सेज है ना, जैसा कि रिवर यानी दरिया हो गया, लेक्स यानी झीलें हो गई, एक्वाफायर्स, एक्वाफर कहते हैं जो पानी ज़मीन के नीचे से किसी सोर्स से आ रहा है ना, वो कंटेन आ नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस। तो बेटे इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हो सकती हैं विच मे बी यूज़फुल और हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। कुछ काम की चीज़ें और कुछ नुकसानदेह चीज़ें। पहले है यूज़फुल सब्सटेंसेस यानी काम की चीज़ें। तो बेटे उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन आ जाती हैं, यानी जो पानी के अंदर हल होती है ना, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, दैट इज़ यूज़फुल। तो ये अगर पानी है ना, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे डिज़ोल्व हुई है। तो साथ में जो एयर या एटमॉस्फेयर होता है ना, हवा होती है, वहाँ से ऑक्सीजन जाती है और वो डिफ्यूज़ हो जाती है पानी के ऊपर, पानी के मॉलिक्यूल के साथ। तो इस तरह एयर से ऑक्सीजन आके डिज़ोल्व या डिफ्यूज़ हो जाती है पानी के अंदर। सो कहता है ऑक्सीजन एंटर्स द नेचुरल वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से आती है ऑक्सीजन और नेचुरल वाटर के अंदर चली जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूज़ होके जाती है। और बचे जो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जैसा कि प्लांट्स हो गया और एल्गी होती है ना, एल्गी वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए एल्गी क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है ना, तो पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन से एक लेयर सी आ जाती है, दैट इज़ बेसिकली एल्गी। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पौधे जो होते हैं ना, या एल्गी जो होती है, वो ग्लूकोज को तैयार करती हैं लाइट की मदद से और साथ ही ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। यस, तो इन्होंने भी जो ऑक्सीजन पैदा करनी है वो भी पानी के अंदर हमें मिलती है डिज़ोल्व हालत में। तो ऑक्सीजन पानी के अंदर दो जगहों से आ रही होती है। नंबर 1 एयर या एटमॉस्फेयर से होकर, डिफ्यूज़ होकर, एंड नंबर 2 बेटे वो पानी के अंदर जो प्लांट एल्गी है ना, उनकी ऑक्सीजन भी आती है। सो कहता है इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्वेटिक प्लांट, यानी एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, पानी के प्लांट जो हैं, और जो एल्गी हैं, इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी ऑक्सीजन पैदा करता है। अब ऑक्सीजन समझ तो आगे कि पानी के अंदर कैसे आती है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, यूज़फुल कैसे है। देखिए बच्चे, पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसा कि मछलियाँ सबसे कॉमन है, और भी पौधे भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं ना, उन्होंने भी तो सर्वाइव करना है ना, और सर्वाइव करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए। तो वो यही डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके इसके ऊपर ज़िंदा रहते हैं, यानी पूरी की पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सो कहता है दिस एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन हल होती है ना, इज़ देन यूज्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये पानी के ऑर्गेनिज्म, पानी के जानदार इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग फ़िश, जिसमें मछलियाँ आ जाती हैं, टू ब्रीद एंड सर्वाइव, और इससे वो ब्रीदिंग करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। यहाँ तक कर लें, काफ़ी है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कौन से पानी के अंदर ख़राब चीज़ें हो सकती हैं और पानी की क्वालिटी पे उनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। पहली चीज़ है हार्मफुल माइक्रोब्स। सबसे पहले माइक्रोब्स क्या होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह। और सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, लेकिन हमने देखने हैं वो बैक्टीरिया जो हार्मफुल होंगे, वो वायरस जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखें, कहता है बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर मतलब देखें, अगर कोई समुंदर है, कोई लेक है लेट सपोज़, तो उसका सरफेस वाटर यानी ऊपर वाला हिस्सा, और उसका जो ग्राउंड वाटर है यानी उसका नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला ग्राउंड वाटर और ऊपर वाला सरफेस वाटर, ये दोनों पानी विच आर वाइटल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, हम ऊपर से भी फ्रेश वाटर लेते हैं और नीचे से भी फ्रेश वाटर लेते हैं, कैन बी कॉन्टेमिनेटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, यानी इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से हमने ये कॉन्टेमिनेट कर दिए हैं या कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म, छोटे छोटे जानदार, जैसा कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, और ये तीनों हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। एंटर इनटू द नेचुरल वाटर, कहता है ये
तीनों नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म नेचुरल वाटर के अंदर कैसे एंटर हो सकते हैं? पहली बात, थ्रू ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, इंसान का जो वेस्ट है वो भी, उसके अलावा एनिमल का जो वेस्ट है वो भी। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल अगर कोई गोबर कर रहा है, कोई इंसान जो है वो अपना मटेरियल मतलब लेट सपोज घर का कचरा है वो फेंक रहा है, तो उससे पानी के अंदर बैक्टीरिया जा रहे हैं, वायरस जा रहे हैं, पैरासाइट्स जा रहे हैं। ओके, सो पहली बात क्या आपने याद रखनी है कि ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट जो है उससे हार्मफुल माइक्रोब्स जाते हैं पानी के अंदर। उसके बाद लैंडफिल है। बच्चे, लैंडफिल वो जगह होती है जहाँ पे कूड़ा जमा होता है, बड़ी सी जगह होती है ना, डंप साइट्स होती हैं जहाँ पे कूड़ा जमा होता है, तो वहाँ से भी कुछ बैक्टीरिया, यानी अगर उसका रास्ता किस तरह से पानी के साथ मिल जाए, समुंदर के साथ, झील के साथ, तो उस जगह पर तो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट का घर है कूड़े में, तो कूड़े से ये चीज़ें चली जाएंगी पानी के अंदर। उसके बाद तीसरी चीज़ है एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, रन ऑफ यानी फॉर एग्ज़ाम्पल खेतों से पानी बहता बहता समुंदर में चला गया, यानी किसी वाटर के सोर्स में चला गया। तो एग्रीकल्चर में आपको पता है हम फर्टिलाइज़र यानी खादें यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, मिट्टी होती है वहाँ पर, तो उसमें से जो पानी अगर चला जाएगा तो पॉसिबल है कि उसके अंदर नुकसानदेह यानी हार्मफुल माइक्रोब्स साथ शामिल होंगे। इसके अलावा वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, यानी जो फैक्ट्री हैं, सनतें हैं, ये भी अपना जो पानी है इनको चाहिए कि समुद्रों में ना डालें या बड़े बड़े पानी के सोर्सेज में ये ना डालें, ये उनको भी गंदा करते हैं। किस लिहाज से? उनमें हार्मफुल माइक्रोब्स छोड़ देते हैं। सो बच्चे, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, ये नेचुरल पानी के अंदर कैसे एंटर करते हैं, तो ये सारे सोर्सेज लिखने हैं। उसके बाद मज़ीद सोर्सेज है कि सीवेज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। बात को समझें, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है ना, वेस्ट वाटर यानी जो घरों में यूज़ हो रहा है, जो घरों में यूज़ हो रहा है ना, लेट्स सपोज आपने नहाया है तो जो पानी है वो हम पाइपों के ज़रिए भेज देते हैं, वो चला जाता है, उसको दोबारा से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स बने होते हैं। वो प्लांट्स क्या करते हैं, उस पानी को दोबारा से साफ़ करके इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। लेकिन अगर वहाँ से सीवेज यानी गंदा पानी ही था, वहाँ से ना पाइप से पानी निकल के साफ़ पानी में मिल गया, सीवेज वाटर, गंदा पानी इन ट्रीटमेंट प्लांट से किस तरह से लीक हो गया या निकल गया और किसी पानी के सोर्स के साथ मिल गया, तो वो पानी के अंदर ये बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट दाखिल कर देगा। इसी तरह से फ्रॉम फॉल्टी सेप्टिक टैंक, ठीक है, फॉल्टी देखें ये होता है सेप्टिक टैंक, यानी यहाँ पे लिखा हुआ ना टिपिकल यूएस रेजिडेंशियल सेप्टिक टैंक। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब घरों का पानी है ना, इन सेप्टिक टैंक में जाता है, सेप्टिक टैंक में, और फिर वहाँ से वो इन ड्रेंच फील्ड यानी ये पाइपों के ज़रिए जाता है जो ज़मीन मिट्टी के साथ होते हैं, तो पानी साफ़ किया जाता है। बेसिकली आप इसका मतलब क्या समझें, पानी साफ़ किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ से पानी किस तरह से लीक हो जाता है तो और जाकर किसी पानी के सोर्स के साथ मिल जाता है, तो अभी तो पानी प्रॉपर्ली साफ़ ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी सारे प्रोसेस से उसने गुजरना था, तो पानी अभी भी गंदा है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस हैं। तो जब वो किसी पानी के सोर्स के साथ मिलेगा तो उसमें वो बैक्टीरिया शामिल कर देगा। तो फॉल्टी यानी अगर ख़राब हो गए, क्या सेप्टिक टैंक यानी ये वाले सारे सेप्टिक टैंक, उसमें से भी पानी जो है वो निकल सकता है, या फिर जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए हमने प्लांट्स बनाए हैं ना, उसमें से भी सीवेज यानी गंदा पानी निकल सकता है। एंड कैन रिलीज़ पैथोजेंस ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही होते हैं जो कि हमें बीमारी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी, यानी इन सब से पैथोजेंस निकलते हैं, और वाटर बॉडी यानी पानी की उन जगहों जैसा कि झील और उसके अलावा समुंदर, दरिया, इनमें चले जाएंगे ये पैथोजेंस यानी नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब जाहिर है ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमें क्या करेंगे, बीमारियां कॉज करेंगे, जैसा कि डाइसेंट्री है, टाइफाइड बुखार है, हेपेटाइटिस है, कॉलरा है। तो इनके नाम एक दो के याद रख लें, टाइफाइड याद रख लें, हेपेटाइटिस याद रख लें। मेन चीज़ आपने इस में याद क्या करनी है, यहाँ से लेकर ये जो नाम है ना नेचुरल ह्यूमन, यहाँ से तकरीबन नाम याद रखने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेन चीज़ याद रखनी है, और दो बीमारियों के नाम याद रख लें। उसके बाद बच्चे यहाँ पर दूसरा है हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। बच्चे ये जो हैवी मेटल होते हैं ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए।
और हैवी मेटल कौन से हो सकते हैं, जैसा कि लेड हो सकता है, मर्करी हो सकता है, कैडमियम या क्रोमियम। और उनके जो कंपाउंड्स हैं ये दोनों हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह, और हम इनको हैवी मेटल कहते हैं। ठीक है। कैन एंटर इन द नेचुरल वाटर थ्रू मैनी रूट। तो अभी ये जनरल बात है, अभी तक आपने सिर्फ ये कुछ नाम याद रखने हैं। लेड, मर्करी, कैडमियम और क्रोमियम क्या है, हैवी मेटल। कहता है ये नेचुरल वाटर यानी हमारे साफ़ पानी में जा सकते हैं बहुत सारे रूट्स यानी रास्तों से होते हुए। जी तो पहला रास्ता क्या है, वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज़। पहला रास्ता है कि जो फैक्ट्रियां हैं वो अपना वेस्ट वाटर इन पानी के सोर्सेज में डाल देते हैं, दरिया में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, तो क्या होगा, सारे हैवी मेटल जाएंगे। ठीक है। तो वेस्ट वाटर जो है ना फैक्ट्रीज़ का, मे कंटेन हैवी मेटल, उसमें हो सकता है हैवी मेटल हों या उनके कंपाउंड्स हों, विच आर एवेंचुअली रिलीज्ड इनटू द रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज़। तो वो फैक्ट्री क्या करेगी, उसको वाटर बॉडी में डाल देगी और हैवी मेटल पानी में आ जाएंगे। तो एक बात होगी याद करने वाली। उसके बाद माइनिंग ऑपरेशंस एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, ये हमारे पास दूसरी बात है। माइनिंग ऑपरेशन कहते हैं जब कोई चीज़ माइन की जाती है, ज़मीन से खुदाई करके निकाली जाती है, तो उस दौरान भी हैवी मेटल जा सकते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइज़र वो खादें होती हैं जिसको हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं, और पेस्टिसाइड्स भी वो स्प्रे वगैरह होती हैं, वो केमिकल होते हैं जो कि पेस्ट यानी कोई कीड़े मकोड़े अगर फसलों पर आ जाएं तो हम केमिकल यूज़ करते हैं। तो इन सब में यानी फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड्स में या माइनिंग ऑपरेशन के दौरान जब हम ज़मीन खोदते हैं तो वहाँ से हैवी मेटल आ सकते हैं। ठीक है। कैन कंटामिनेट बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर। तो इससे सरफेस यानी ऊपर वाला पानी और ग्राउंड यानी नीचे वाला पानी, ये दोनों कंटामिनेट यानी गंदे हो सकते हैं। ठीक है। विद हैवी मेटल के ज़रिए एंड देयर कंपाउंड्स। तो दूसरा सोर्स क्या हो गया, माइनिंग ऑपरेशंस हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड, केमिकल हो गए, इनसे पानी के अंदर हैवी मेटल दाखिल हो सकते हैं। तो ये हमारे दो सोर्सेज हैं। ऊपर हैवी मेटल के आपने नाम याद रखने हैं। उसके बाद ये कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो क्या नुकसान करेंगे। तो बच्चे ये हमारे क्या करते हैं, लिवर को डैमेज करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं, हमारे लिवर, जिगर को, किडनी, गुर्दों को, और उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दिमागी मसले, ठीक है, सोच समझ के न्यूरॉन्स के मसले कॉज करते हैं। तो ये याद रखना है कि कौन कौन से बॉडी के पार्ट, बॉडी के हिस्से असरअंदाज हो सकते हैं। दैट इज़ लिवर, दैट इज़ किडनी एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके बाद जो आर्सेनिक और कैडमियम है, ये दो केमिकल, आर्सेनिक और कैडमियम, ये क्या हैं, हैवी मेटल ही हैं। आर नॉन टू इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर। इसके अलावा ये जो दो है ना, आर्सेनिक और कैडमियम, इनसे कैंसर के रिस्क या कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। ओके। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है प्लास्टिक्स, यानी हमने देखना है कि पानी के अंदर जो हार्मफुल यानी नुकसानदेह चीज़ें हैं उनमें प्लास्टिक भी कैसे आता है। तो कहता है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक, यानी जो प्लास्टिक होता है ना, वैसे तो उसकी चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं ना, आर प्रेजेंट इन बोथ टैप एंड बॉटल्ड वाटर। यानी टैप वाटर जो टूटी में से आ रहा है और बॉटल्ड वाटर यानी जो हमारे बॉटल्स में मिलता है, उनमें कुछ हद तक माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि कैसे ये चीज़ें पानी के अंदर एंटर होती हैं। कहता है दीज टाइनी पार्टिकल कैन एंटर वाटर थ्रू वेस्ट वाटर। पहला इसका ज़रिया क्या है, वेस्ट वाटर, यानी जो गंदा पानी है अगर वो समुद्रों में, तालाबों में, झीलों में जा रहा है ना, तो उसके अंदर पॉसिबल है कि माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद हों। दूसरी चीज़ है रेन वाटर, यानी बारिश का पानी। आप कहेंगे क्या ऊपर से प्लास्टिक टपकता है, आंसर इज़ नो। मिसाल के तौर पे समझें, लेट सपोज़ ये एक वाटर बॉडी है, मैं कह देता हूँ ये एक झील है या ये एक सी यानी समुंदर है, ठीक है, और बारिश जब आएगी तो बारिश का यहाँ पर जो पानी गिरेगा वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपने साथ माइक्रो प्लास्टिक को मिला सकता है। यानी वो रास्ते में से गुज़र के जाएगा और रास्ते में वेस्टेज पड़े होंगे, माइक्रो प्लास्टिक्स पड़े होंगे, तो वो उनको साथ में मिलाता जाएगा। तो इस तरह रेन वाटर ज़रिया बन सकता है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो रेन वाटर व्हेन इट कैरीज़ द प्लास्टिक डेब्रिस कहते हैं मलबा, बचा खुचा। तो अगर रास्ते में कोई प्लास्टिक पड़ा हुआ, वो रेन वाटर, बारिश का पानी उसको ले जाएगा टू वाटर सोर्स, यानी किसी ना किसी पानी के सोर्स के पास। तो दो चीज़ें हो गई हैं जिससे माइक्रो प्लास्टिक्स पानी में जा सकते हैं।
नंबर 1 वेस्ट वाटर यानी गंदा पानी माइक्रोप्लास्टिक को पानी में ले जाएगा। नंबर 2 रेन वाटर। और तीसरा सोर्स क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, यानी जो हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं जैसा कि शॉपर्स वगैरह, तो जब हम उनको फेंक देते हैं ना तो वो डिग्रेड होना शुरू होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, गल सड़ जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनसे छोटे छोटे पार्टिकल जनरेट होते हैं माइक्रोप्लास्टिक, और वो किसी ना किसी ज़रिए पानी में मिल जाते हैं, ये नेचुरल पानी के अंदर। तो ये सारे ज़रिए आपने याद रखने हैं जिससे माइक्रोप्लास्टिक पानी को गंदा कर सकता है। अब हमने ये देखना है कि इस प्लास्टिक वेस्ट का हमारी बॉडी पे क्या नुकसान है। तो ये हमारे ऑर्गन यानी लंग्स और ब्लड के अंदर, ठीक है, ऑर्गन लंग्स के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर टाइनी पार्टिकल जो ना प्लास्टिक के वो मिले हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को क्या नुकसान कर सकते हैं बच्चे, ये डिस्टर्ब कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का हिफाजती निज़ाम होता है जो बॉडी की हिफाजत करता है जरासीमों से। और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इनको भी नुकसान कर सकता है ये माइक्रो प्लास्टिक्स। जी तो बच्चे अब चौथी चीज़ है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। देखिए ये भी केमिकल्स हैं। अब हमने पहले ये देखना है कि ये नेचुरल सोर्सेज में कैसे आ सकते हैं। सो कहता है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एंटर नेचुरल वाटर थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसका मतलब होता है जो चट्टानें होती हैं ना, रॉक्स, वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से मटेरियल नीचे गिरता रहता है या थोड़ा सा साइड से नीचे आता रहता है और किसी तरह से वो पानी में मिल जाता है। वो मटेरियल अपने साथ नाइट्रेट या फॉस्फेट ला सकता है। तो एक ज़रिया हो गया वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब दूसरा देखें, दे कैन ऑल्सो एंटर इन वाटर थ्रू ह्यूमन सोर्सेज सच एज़ एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र्स, उसके अलावा डिटर्जेंट्स हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो ये दूसरा सोर्स है ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स में क्या आ जाता है, नंबर 1 एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र, वही बात जो हम फसलों को फर्टिलाइज़र देते हैं, खादें देते हैं, उनमें नाइट्रेट फॉस्फेट की फर्टिलाइज़र होती हैं। देन डिटर्जेंट्स हैं जो हम घरों में सफाई के लिए यूज़ करते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस या नाइट्रेट फॉस्फेट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये बात तो पहले भी हो चुकी है, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अपना जो वेस्ट वाटर है उसमें ढेर सारे केमिकल शामिल किए होते हैं। तो दूसरा सोर्स है नाइट्रेट और फॉस्फेट का ह्यूमन सोर्सेज सच एज़ फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जी बच्चे, तो ये वो दो सोर्सेज हैं जिससे पानी के अंदर नाइट्रेट फॉस्फेट आ जाते हैं। अब मज़ीद इनकी कहानी सुने। दे आर असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ, यानी पानी के अंदर जो प्लांट्स रह रहे हैं, पानी के अंदर जो एनिमल रह रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है, लाजमी चीज़ है। लेकिन फिर हम तो इसको वेस्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं ना। लेकिन सुने, हाउएवर, लेकिन इफ़ द अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड्स एक्सीड अ लिमिट, अगर ये कंपाउंड लिमिट से बढ़ते हैं तो क्या होगा, दे कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, तो इससे पानी ख़राब होगा। यानी अगर थोड़ी बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, वो अच्छे हैं, लेकिन अगर पानी में उनकी अमाउंट बढ़ेगी, लिमिट से बढ़ेगी, तो वो अच्छे नहीं हैं। और इससे क्या होगा, इससे यूट्रोफिकेशन होगा। अब बच्चे यूट्रोफिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो यहाँ से ऑनवर्ड शुरू हो रहा है, मैं इसको पहले समझाऊंगा, देन मैं रीड करवाऊंगा। जी तो बेटा अब बात को समझते हैं। कंसीडर करें ये पानी है जो मैंने ब्लू कलर किया है ना, और इसमें जो नाइट्रोजन है और जो फास्फोरस है, यानी नाइट्रेट्स हैं, फास्फेट हैं, वो लिमिट से ज़्यादा हो रहे हैं, ओके। अब ये जो नाइट्रोजन या फास्फोरस होता है ना, ये प्लांट्स की और एल्गी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एल्गी मैंने आपको बताया था, जब बारिश वगैरह होती है ना तो ऊपर पानी के ऊपर ना एक लेयर सी, ग्रीन कलर की एक लेयर सी, पट्टी सी आ जाती है, बेसिकली वो एल्गी है जो कि प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस कर सकती है। बहरहाल जब नाइट्रोजन फास्फोरस पानी के अंदर ज़्यादा होंगे ना, तो पानी के ऊपर एल्गी ग्रो करेगी। एल्गी ने ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करनी है, और वो कौन सी ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगी, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही जो पानी के अंदर प्लांट्स हैं वो भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, क्योंकि उनके फेवरेट नाइट्रोजन फास्फोरस ज़्यादा हो गए। ऐसा समझ लें ये फेवरेट खाना है प्लांट्स और एल्गी का। तो प्लांट भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, और प्लांट ग्रो करने के लिए ज़ाहिर है वो भी इस ऑक्सीजन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो
आगे क्या होगा, जब प्लांट ग्रो कर रहे हैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करके, एल्गी ग्रो कर रही है ऑक्सीजन इस्तेमाल करके, तो बच्चे पानी के अंदर ऑन द स्पॉट उस टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से जो पानी के अंदर जानवर हैं, जानवर, एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ, सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। और इससे वो तो डिस्टर्ब होंगे, पूरा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ समुंदर के जानवरों पर ज़िंदा हैं, मछली के ऊपर वगैरह। तो जब वो मरने लग जाएंगी, जानवर मरने लग जाएंगे, तो फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम, इंसान, जानवर सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब बच्चे इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन कब होती हैं? जब पानी के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस बढ़ता है। उसके बढ़ने से पौधे ज़्यादा ग्रो करेंगे, एल्गी ज़्यादा ग्रो करेगी, लेकिन जानवर ऑन द अदर हैंड डिस्टर्ब हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, एंड देन पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो यूट्रॉफिकेशन इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस विच स्टार्ट, जो कब शुरू होता है, इन वाटर बॉडी कंटेनिंग एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट। जब पानी के अंदर बहुत सारा फॉस्फोरस आ जाए और बहुत सारा नाइट्रोजन आ जाए। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कॉज एल्गी एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स टू ग्रो एक्सेसिवली। तो इससे क्या होगा, जो बेटे एल्गी होगा और जो एक्वेटिक प्लांट, पानी के पौधे होंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रो करेंगे। दिस ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी इन टर्न कैन डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो एल्गी इस्तेमाल करी जा रही है ना, विच इज़ नॉट ओनली हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, जो सिर्फ एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल नहीं होती, बल्कि ऑल्सो डिसरप्ट द एंटायर इकोसिस्टम, वो पूरे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करती हैं या डिस्टर्ब करती हैं।